Welcome to Evergreen Mechanical. Today we are going to solve one of the good question out there uh, in entropy chapter especially, and this question will clear the concept of unsteady flow process also, and you will uh, know how to find the entropy generation of an unsteady flow process, right? So that's why I have taken this question. This lecture will be entropy series 3B. Okay. So without wasting any time, let's start this question. Okay. तो क्या बोला है क्वेश्चन में? A 0.25 meter cube insulated piston cylinder device initially contains 0.7 kg of air at 20 degrees Celsius. At this state, the piston is free to move. Okay, I will explain you up to here. क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि सबसे पहली बात वो ये बताया है कि ये जो मेरा पिस्टन सिलेंडर डिवाइस है, ठीक है, ये जो मेरा पिस्टन सिलेंडर डिवाइस है, ये जो है ये क्या है, इंसुलेटेड है, ठीक है. आई होप यू आर एबल टू लुक दिस क्वेश्चन क्लियरली. इफ यू वांट आई विल little bit zoom it for you. Okay. 1 minute, I will little bit zoom it for you. Okay. हाँ, ओके. तो क्या बोल रहे हैं कि एक इंसुलेटेड पिस्टन है, ठीक है. सबसे पहली बात ये बोला है कि ये एक इंसुलेटेड पिस्टन है जिसके अंदर हमारा एयर है उसका, और ये पिस्टन का वॉल्यूम दे के रखा है, कितना है, 0.25 मीटर क्यूब है. जो एयर है इनिशियली, जो एयर है उसका मास कितना है, 0.7 kg है, और उसका टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस. एट दिस स्टेट, ये स्टेट पे द पिस्टन इज फ्री टू मूव. ओके, मतलब कोई वॉल्स नहीं लगे हुए हैं, मतलब ऐसा है कि यार पिस्टन आराम से मूव कर सकता है, इधर कुछ वॉल्स नहीं है, ठीक है. नाउ नाउ एयर एट 500 किलो पास्कल एंड 70 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, is allowed to enter the cylinder from a supply line until the volume increases by 50%. इधर दो तीन चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो ये एयर है, यहाँ पे एक सप्लाई लाइन होगा, ठीक है, यहाँ से कुछ एयर वेयर जा रहा होगा, ठीक है. तो मैं अलाउ कर रहा हूँ, यहाँ पे एक वॉल्व होगा, उसको मैं ओपन कर दिया, तो क्या होगा, इस सप्लाई लाइन में जो एयर है वो कितना है, उस लाइन का प्रेशर कितना है, वो एयर का 500 किलो पास्कल है, और जो मेरा टेम्परेचर है वो कितना है, 70 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है. इज अलाउड टू एंटर, इसको मैं एंटर करने दे रहा हूँ अंटिल द वॉल्यूम इंक्रीजेस बाई. देखो, जब कभी भी अगर बताएगा ना कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है प्रीवियस वाले से, इनिशियल वैल्यू से, तो वो दो तीन चीज ही देता है, दो ही चीज देता है, या तो वो टू देगा या फिर बाई. तो ये चीज बहुत ध्यान में रखना है कि क्या दिया है. अगर बाई बोल रहा है तो मतलब जितना था उससे प्लस टू, मतलब फाइनल वैल्यू बता रहा है वो, तो 50% इंक्रीज हो जा रहा है. कहीं ना कहीं इनिशियल वॉल्यूम कितना है मेरा, अभी है 0.25 मीटर क्यूब, तो जो मेरा फाइनल वॉल्यूम होगा ना वो 1.50, 50% बोला है, इंटू 0.25 होगा, ठीक है. ऐसा कुछ होगा, अभी हम लोग आएंगे उसमें, ठीक है. यूजिंग, यहाँ तक का समझ में आया. मतलब जब ये एयर आया तो ये जो पिस्टन था ना इनिशियली इधर था. एक मिनट दीजिए, बैटरी सेवर इज ऑन, कंसीडर प्लगिंग योर डिवाइस, जस्ट गिव मी 1 मिनट. एक तो इतने वायर हो गए हैं, एक मेरा माइक का, एक एक वॉकम का, टैबलेट का, एक, अब इसको मैं कहाँ से लाऊं. सॉरी फॉर द इंटरप्शन, लेट्स स्टार्ट, ठीक है. अब क्या हो रहा है, हाँ मैं कहाँ था, यहाँ था, कि ये जो है, हाँ, ये जो मेरा अभी वॉल्यूम 0.25 है, जब 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 ये एयर आएगा ना तो क्या बोल रहा है कि मैं तब तक ये वॉल्व, यहाँ पे एक वॉल्व होगा, उस वॉल्व को मैं खोल के रखा हूँ अभी, तो क्या होगा,
इतना हाई प्रेशर ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर ऑफ एयर इसके अंदर आ रहा है, डेफिनेटली जो भी डिफरेंस होगा प्रेशर का वो पिस्टन को लिफ्ट करने की कोशिश करेगा। और कब तक लिफ्ट करेगा, ऐसा तो नहीं कि वो जितना हो सके उतना लिफ्ट कर दे। वो बोला है कि जब तक मेरा वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम के 50% ज्यादा ना इंक्रीज हो जाए तब तक लिफ्ट करेगा, बोला है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि आप मुझे तीन चार चीज बताइए, 1 2 3 4। एक बोल रहा है कि जो मेरा कंटेनर है उसमें अभी इनिशियल टेम्परेचर कितना है, 20 है, फाइनल टेम्परेचर आप बताओ क्या है, पहला। दूसरा बोल रहा है कि जब ये लाइन खुला तो कितना मेरा मास ऑफ द एयर एंटर हुआ, ये भी बताना है मेरे को। तीसरा, वर्क डन कितना हुआ, ठीक है, पहले तो हम देखेंगे कौन सा वर्क हो रहा है। चौथा, एंट्रोपी जनरेशन। जो मेरा मेन एम है ना आज इस क्वेश्चन को पढ़ाने का, वो ये है मेन क्वेश्चन। इसको मेरे को आपको बताना है कि ये कैसे सॉल्व किया जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि आपको इससे पहले मैं एक लेक्चर पढ़ाया हूँ। कौन सा लेक्चर है वो, जो भी मैं ये इक्वेशन बताता था, एंट्रोपी चेंज ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम, एंट्रोपी चेंज ड्यू टू मास फ्लो रेट इक्वल टू एंट्रोपी ट्रांसफर ड्यू टू हीट प्लस एंट्रोपी जनरेशन। ठीक है, ये वाला जो था, ये आप 90%, 90% भी नहीं, 95% आप देखोगे कि इन एग्जाम इन एग्जाम 95% ऑफ टाइम ये वाला जो टर्म रहता है वो स्टेडी फ्लो प्रोसेस का दिया रहता है, जिसके कारण आपका ये जीरो हो जाता है, क्योंकि एंट्रोपी इज ए प्रॉपर्टी एंड एनीथिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ds by dt, एनी प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, वो क्या हो जाता है, जीरो होता है फॉर ए प्रॉपर्टी। बट ओनली 5% ऑफ द टाइम, मैं तो अभी तक बस एक ही क्वेश्चन देखा हूँ, और वो भी था ESC के मेंस में देखा था मैं, जिसमें ये था अनस्टडी। तो आई रियली वांट कि यू शुड नो हाउ टू फाइंड दिस अनस्टडी फ्लो प्रोसेस में, जब ये स्टडी फ्लो ना रहे तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, आज के लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, दुनिया तुझको। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन सॉल्यूशन एक्चुअली। ठीक है भाई, देखो मेरा प्रोसेस क्या रहेगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मैं करना क्या चाहता हूँ। भाई देखो, जब कभी भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ना, आप पहले फाइंड करो कि प्रोसेस कैसा है। प्रोसेस इन द सेंस कि स्टडी है कि अनस्टडी है, वो कैसे आप पता करोगे। पहले आप देखो कि यार ये सिस्टम कैसा है, वेदर इट इज ए क्लोज सिस्टम है कि ओपन सिस्टम है कि किस टाइप का सिस्टम है। भाई देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहली बात तो इसको मैं खोला, इसके अंदर जो एयर है, अगर मैं इसी को कंट्रोल वॉल्यूम लेके चलूं, ठीक है, इसको मैं कंट्रोल वॉल्यूम लेके चल रहा हूँ। अब इसमें क्या हो रहा है ना भाई, ओपन सिस्टम में क्या होता है, मेरा मास ट्रांसफर होता है। ठीक है, मास ट्रांसफर मतलब कि जैसे ये है, पहले क्लोज सिस्टम में आके देखते हैं कि जैसे अगर ये मेरा क्लोज सिस्टम, सपोज करो ये पिस्टन है। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ मास है, 0.5 kg है कुछ भी। अब मैं हीट दे रहा हूँ तो वो क्या करेगा, मास जो है वो कहीं ना, ये जैसे अगर ये मेरा कंट्रोल वॉल्यूम है तो, या फिर बाउंड्री है, इसको क्रॉस नहीं कर रहा है मेरा मास। जैसे डेफिनेटली मेरा जो पिस्टन है वो राइज होगा, ठीक है, बट मेरा मास जो है, फिर उसके बाद मेरा बाउंड्री क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। बट मेरा जो मास है वो इस बाउंड्री को चीरते हुए बाहर नहीं जा रहा है, समझ रहे हो, या फिर अंदर नहीं आ रहा है कुछ भी मास। तो कहीं ना कहीं जो भी मेरा हीट दे रहा हूँ वो कहीं ना कहीं वर्क में हो रहा है, ओनली वर्क इंटरेक्शन हो रहा है या फिर हीट इंटरेक्शन। ओपन सिस्टम में क्या होता है,
जैसे हम लोग देखते हैं टरबाइन हो गया, ठीक है, टरबाइन हो गया या फिर नोजल्स हो गए, ये सब में क्या होता है, मेरा कुछ मास इनलेट आ रहा है, कुछ एग्जिट हो रहा है, ठीक है, बट अंदर मास इंटरेक्शन हो रहे हैं और हीट इंटरेक्शन वर्क इंटरेक्शन दोनों हो रहे हैं, बट जितना आ रहा है उतना चले भी जा रहा है, ठीक है। बट ये कैसा सिस्टम है, ये ऐसा है कि मास तो आया मेरे अंदर, कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर आया, ठीक है, बट क्या हो रहा है, वो जा कहीं से नहीं रहा है इस क्वेश्चन में, फॉर पर्टिकुलर दिस क्वेश्चन, दैट मास इज नॉट एग्जिटिंग फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है। तो क्या हो रहा है, जो यहाँ मेरा कंट्रोल वॉल्यूम में मेरा जो जो मास था, जितना पहले था उतना ही था, तो कहीं ना कहीं ये स्टेडी फ्लो प्रोसेस है, मतलब अगर ये 5 आया उतना ही एग्जिट भी हो रहा है, अंदर जितना है वो उतना ही है, बट यहाँ पे क्या हुआ, 0.7 था, पता नहीं कितना मास आया, पर वो गया नहीं, वो मास कहीं गया क्या, नहीं गया, कहीं से जगह नहीं है जाने का, तो वो इधर ही स्टे हो जाएगा, जितने भी मास ऑफ द एयर आएंगे इसके अंदर ही स्टे हो जाएंगे, तो डेफिनेटली जो मेरा मास है वो इंक्रीज होगा, राइट, मास ऑफ द एयर इंक्रीज होगा ना, तो कहीं ना कहीं एक तो मेरे कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर मास आया, दूसरी बात वो मास वेरिएबल मास आया, मतलब मास आया बट एट द एंड ऑफ द डे वो वहीं रह गया, तो कहीं ना कहीं ये एक अनस्टेडी फ्लो प्रोसेस है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं, आज आज ऐसे सॉल्व करूंगा ना इस क्वेश्चन को, ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अब हम लोग इनिशियल स्टेट में देखते हैं, बट ना मेरे को उससे पहले इस फिगर का ठीक है। अब देखो, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मेरे को जितना डेटा दिया है उसके हिसाब से मैं कुछ फाइंड करता हूँ। भाई मेरे को ये बोल के रखा है कि ये तो पहली बात इतना बोला है कि पिस्टन जो है, पिस्टन सिलेंडर जो भी अरेंजमेंट है वो इंसुलेटेड है, ठीक है, और जब तक आपको कुछ बोलेगा नहीं एयर के बारे में, यू विल कंसिडर एयर एज एन आइडियल गैस, एयर को मैं एज्यूम कर रहा हूँ एज एन आइडियल गैस। जब मैं एयर को एज्यूम करूंगा आइडियल गैस की तरह, तो मैं आइडियल गैस इक्वेशन लगा सकता हूँ डेफिनेटली, तो P1 V1 इक्वल टू M1 R इंटू T1, ठीक है। M1 क्या है, मैं यहाँ बहुत सारे टर्म्स आएंगे इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि M1 क्या है, इनिशियल मास प्रेजेंट इन द टैंक, ठीक है, एकदम डिटेल में आज आपको पढ़ाऊंगा। प्रेशर क्या मुझे पता है, प्रेशर कितना है नहीं पता है, V1 पता है हाँ 0.25, M1 0.7, एयर है तो 0.287, T1 20 डिग्री सेल्सियस है तो 293 केल्विन, राइट, 20 प्लस 273 आप करोगे फॉर केल्विन में कन्वर्ट करोगे, तो इससे आपका P1 आएगा, ताकि मेरे को ये तो पता चले कि जो मेरा एयर इनिशियली प्रेजेंट है उसका प्रेशर कितना है, ठीक है। सी दिस इज ए लिटिल बिट, आई विल से नॉट, दिस इज ए लिटिल बिट डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट एंड प्लस इट इज ए लेंदी क्वेश्चन ऑल्सो, डिफिकल्ट उतना नहीं है बट लेंदी जरूर है, तो दैट्स व्हाई आई हैव ऑलरेडी done the calculation for you, I don't want to waste your time by calculating again here, but I will suggest you to use gate calc because this question can be done with gate calculator easily, okay। So P1 कितना आ रहा है, it will come 235.45 किलो पास्कल, ठीक है, इतना समझ में आया। भाई देखो कैलकुलेशन कर लेना आप, ठीक है। अब क्या हो रहा है,
ठीक है। अब क्या हुआ ना, जब मेरा 500 किलो पास्कल ऑफ एयर आया तो क्या हुआ, ये जो पिस्टन का इनिशियल एरिया है, इनिशियल इनिशियल वो है, पिस्टन यहाँ था। अब क्या बोल रहा है ना कि जब मेरा एयर आया, ये 500 किलो पास्कल ऑफ एयर आया, तो जो मेरा पिस्टन है वो रेस कर दिया डेफिनेटली। अरे यार, ये क्या हुआ, अरे यार इसको कहीं तो करते थे यार, इधर ला। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मेरा डेफिनेटली मेरा पिस्टन जो है वो रेस किया, ठीक है। कितना रेस किया, वो बोल रहा है 1.5 टाइम्स ऑफ 50% इंक्रीज किया, ऑफ 50% ऑफ इनिशियल वॉल्यूम इंक्रीज किया, ठीक है। बट आपको कुछ चीज समझना पड़ेगा कि जैसे कि चलो, इनिशियल वॉल्यूम कितना है, 0.25 है, ठीक है। फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया, 1.5 इंटू पॉइंट ऑफ 25, ठीक है। इसको कर लेता हूँ मैं, क्योंकि जो बड़े इक्वेशन है उसको मैं डायरेक्टली डाल चुका हूँ, इसको डायरेक्टली कैल्सी में डाल दिया था। तो ये कितना आ रहा था, 0.375 मीटर क्यूब आया है, ठीक है। अब हुआ क्या, ये तो बढ़ गया। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कि कुछ एयर आया भाई, ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, यहाँ पे इनिशियल प्रेशर कितना था मेरा, 235 के आसपास था, ठीक है। बट अब कुछ तो हुआ, यहाँ प्रेशर इंक्रीज होने के कारण मेरा पिस्टन ऊपर चला गया, बट मास इसके अंदर ही रह गया। मास को जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। ये जो इनलेट हो रहा है, कितना अमाउंट ऑफ मास इनलेट इनसाइड जा रहा है कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर, उसको मैं क्या कह रहा हूँ, उसको उस मास को मैं कह रहा हूँ एम आई। देखो अभी तक दो टर्म आया है, एक आया है एम वन वो टर्म है जो इनिशियली मेरे इस पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट के अंदर था, ठीक है। एम आई को क्या बोल रहा हूँ, कितना अमाउंट ऑफ मास ऑफ एयर entered from this supply line into this control volume या फिर into this piston cylinder arrangement, उसको मैं एम आई कह रहा हूँ। इतना समझ में आया, ठीक है। अब मुझे आप ये बताइए ये प्रोसेस कैसा है। देखो, पहले मेरा पिस्टन ऐसा था, अब क्या हुआ, now piston has raised to somewhere here, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ कि ये प्रोसेस कौन सा है। 60% I think, if you have studied thermodynamics first unit also, you can tell easily more than 80% आपको बताना चाहिए प्रोसेस कौन सा है। डेफिनेटली दिस इज ए कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। नाउ योर क्वेश्चन विल अराइज हाउ, सो लेट्स मेक द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस पिस्टन। जब मैं इस फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा इस पिस्टन का, ठीक है, इधर क्या लग रहा है, प्रेशर ऑफ द एयर है। डेफिनेटली whenever I will draw free body, I will make डायग्राम ऑफ फोर्सेस, जो भी फोर्सेस का है, तो ये प्रेशर ऑफ द एयर इनटू एरिया ऑफ द पिस्टन पे एक्ट कर रहे हैं, ओके। यहाँ पे जो भी है वहां पे क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इनटू एरिया, और उसके बाद क्या एक्ट करेगा, इधर कुछ वेट ऑफ द पिस्टन है, राइट। अगर ये इक्विलिब्रियम में रहेगा तो क्या होगा, समेशन ऑफ एफ आई इक्वल टू 0 होना चाहिए। एक मिनट, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, पी ऑफ एयर इंटू एरिया ऑफ द पिस्टन अप इक्वल टू डाउन लिख रहा हूँ, इक्वल टू पी ऑफ एटमॉस्फेयर इंटू एरिया प्लस वेट ऑफ द पिस्टन। तो पी ऑफ एरिया, पिस्टन पिस्टन जाएगा, पी ऑफ एटमॉस्फेयर प्लस वेट ऑफ द पिस्टन डिवाइड बाय एरिया। अब आप मेरे को इसमें बताओ, जो मेरा अंदर का प्रेशर ऑफ द एयर है ये क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, 1.01325 के आसपास रहता है। वेट ऑफ द पिस्टन चेंज ही नहीं हो रहा है,
एरिया ऑफ द पिस्टन चेंज नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो मेरा प्रेशर ऑफ द एयर है वो क्या है, कांस्टेंट है। मानते हो, ये बात को मान रहे हो? तो प्रेशर ऑफ द एयर जो भी पूरे एंटायर प्रोसेस में यहाँ से लेके यहाँ तक जो मेरा प्रोसेस है उसमें मेरा प्रेशर ऑफ द एयर क्या है, जितना है उतना ही है। ओके, इतना समझ में आया? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। तो अगर मैं इसका पीवी डायग्राम बनाऊं, तो जो मेरा वॉल्यूम था, इनिशियल वॉल्यूम कितना था, 0.25 मीटर क्यूब था, और प्रेशर कितना था, 235.45 था। ओके, उसके बाद मेरा क्या हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज बाय 50%, मतलब कहीं ना कहीं ये इधर आ गया, दैट इज 0.375 मीटर क्यूब, और मेरा प्रेशर कांस्टेंट है बोल रहा है। इस स्टेट में भी मेरा प्रेशर कांस्टेंट है, तो जो मेरा प्रोसेस हुआ इतना हुआ। अब ये प्रोसेस, ये स्टेट वन, ये स्टेट टू, वन से टू में जाते तक ये एक मेरा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हुआ, उसको मैं पीवी डायग्राम उसमें बनाया हूँ, ठीक है। प्रेशर जो है वो किलो पास्कल। अब एरिया अंडर द पीवी डायग्राम विल गिव मी व्हाट, रिवर्सिबल वर्क डन। तो तो ये मेरे को यहाँ से क्या मिला, वर्क डन मिल जाएगा। कितना हुआ उस प्रोसेस में, वो कितना होगा, P इंटू चेंज इन वॉल्यूम, या फिर हाइट इंटू ब्रेड, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड, जो भी है, रेक्टेंगल ही है। ये कितना हो गया, 235.45 इंटू 0.375 माइनस 0.25। सो करो करो करो, 235.45 इंटू 0.375 माइनस 0.25, 29.43 आना चाहिए। क्या मैं उतना ही आ रहा है? जस्ट गिव मी 1 मिनट। जिसको जो भी दिख नहीं रहा है भाई, अब जो भी है, 29.43 किलो जूल आया, ठीक है, इतना समझ में आया। अब आगे, ठीक है, अब हमको इतना पता है कि ये एक अनस्टेडी फ्लो प्रोसेस है। तो जब कभी भी आपका अनस्टेडी फ्लो प्रोसेस रहेगा, तो आपको बस दो काम करना है। क्या दो काम करोगे, आपको लगाना है एक मास कंजर्वेशन इक्वेशन, दूसरा आपको क्या लगाना है, एनर्जी इक्वेशन। तो सबसे पहले मास कंजर्वेशन इक्वेशन लगाते हैं। वो होता है dm by dt इक्वल टू mi डॉट माइनस me डॉट, ठीक है। अब आप मेरे को ये बताओ, अब आप मेरे को क्या बताओ कि जो मेरा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट था, इधर मैं आपको इतना अच्छे से बताया कि mi तो हो रहा है, क्या कहीं से भी यहाँ से कुछ होल वोल तो है नहीं जो निकल जाएगा, इसके अंदर ही एयर है। तो डेफिनेटली जो मेरा me डॉट है, me डॉट क्या होता है, इधर लिख रहा हूँ, आप अच्छे से देख लेना। m1 जो रहेगा, m1 इनिशियल मास इन द कंट्रोल वॉल्यूम बोलूं, या फिर कंट्रोल वॉल्यूम क्या है मेरा यहाँ पे, पिस्टन सिलेंडर डिवाइस है, ठीक है। जो मेरा एम आई क्या है, कितना मास, मास एंटर्ड इन कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक है। एम ई डॉट क्या है, एम ई डॉट तो नहीं बोलूंगा, एम ई मास एग्जिट फ्रॉम कंट्रोल वॉल्यूम, और एम टू जो है वो है मेरा फाइनल मास इन द कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक है। ये टर्म समझ में आ गया है। अब आप मेरे को ये बताओ, इसमें से अगर ये मेरा कंट्रोल वॉल्यूम है,
इनलेट तो हुआ, वो mi हो गया, क्या मेरा कहीं से भी एग्जिट हो रहा है? नो। तो मैं क्या करूंगा, ये वाला जो टर्म है इसको मैं जीरो मान रहा हूँ। आपको रीजन दे रहा हूँ, देर इज नो मास एग्जिट फ्रॉम कंट्रोल वॉल्यूम। ठीक है, अब एनर्जी इक्वेशन लगा रहा हूँ। एनर्जी इक्वेशन क्या बोलता है, du by dt इक्वल टू mi डॉट hi प्लस q डॉट ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम माइनस me डॉट he माइनस w डॉट ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम। ठीक है, इतना इतना होगा ना। अब आप मेरे को ये बताओ, इसमें एक चीज जीरो है, इसमें दो चीज जीरो है। आप दो चीज जीरो बता सकते हैं, क्या क्या है? अच्छे से देखो, इसमें Q डॉट ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि इंसुलेटेड बोला है, कंट्रोल वॉल्यूम से कोई सा भी हीट मेरा बाहर की तरफ नहीं जा रहा है, दैट इज इंसुलेटेड। और क्या जीरो है, एम आई डॉट जीरो है, नहीं। इनलेट तो हो रहा है, एग्जिट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो ये वाला अगर टर्म जीरो हुआ तो ये पूरा टर्म क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो जो मेरा फाइनल इक्वेशन बना वो क्या बना, डी यू बाई डी टी इक्वल टू एम आई डॉट एच आई ठीक है, एम आई डॉट एच आई माइनस डब्ल्यू डॉट ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम। अब देखो ये सब डॉट में है, तो मेरे को कुछ अच्छा चीज करना पड़ेगा। क्या करेंगे हम इसको, तो मैं उसको कैसे लिख रहा हूँ, डी यू बाई डी टी, ये कैपिटल यू है, ठीक है। एम आई डॉट, अगर मैं इसको इक्वेशन वन मानूं तो एम आई डॉट की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, डी एम बाई डी टी लिख सकता हूँ इंटू एच आई माइनस डब्ल्यू डॉट ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम। ठीक है, अगर मेरे को, अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो ये डी टी और ये डॉट है तो ये हट जाएगा। तो क्या आएगा, डी यू इक्वल टू डी एम इंटू एच आई माइनस डब्ल्यू ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम। तो ये हमको पता है। देखो हम लोग को क्या पता है, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू कैपिटल यू बाई स्मॉल एम। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, यू टू माइनस यू वन होगा, तो ये ऐसा होगा एम टू यू टू माइनस एम वन यू वन। समझे, ये ऐसा होगा ना। डी यू क्या होगा, यू टू माइनस यू वन, कैपिटल यू टू है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एम टू यू टू माइनस एम वन यू वन। ओके, डी एम क्या होगा, एम टू माइनस एम वन इंटू एच आई माइनस डब्ल्यू ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम। इतना समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया होगा इतना। यहाँ पे आपको एक चीज समझना पड़ेगा, जो डीएम है वो है एम टू माइनस एम वन। एम टू क्या है, जो मेरा फाइनल मास ऑफ एयर इन द कंट्रोल वॉल्यूम है। एम वन हमको पता है, ठीक है। डब्ल्यू सी वी भी हम लोग निकाल चुके हैं, कितना आया है, 29.43 कुछ आया था, ठीक है। हम लोग इसको अभी करते हैं। इस इक्वेशन को मैं लेके जाना चाहता हूँ यार, बिकॉज यू नो वी आर इंजीनियर्स, वी आर वेरी वेरी लेजी पर्सन। हम लोग एक्स्ट्रा काम नहीं कर सकते यार। इसको डब्ल्यू कंट्रोल आई आ गया, ठीक है। ओके, अब देखो, अब प्रॉब्लम क्या है ना, M2 मेरे को पता नहीं है। क्यों नहीं पता है आपको मैं बताता हूँ। जब मेरा पिस्टन ऊपर कहीं आ गया, मेरे को V2 तो पता चल गया था कि 0.375 मीटर क्यूब है, ठीक है। हाँ, 0.375 मीटर क्यूब है। P2 भी पता चल गया है, क्योंकि P2 और P1 कांस्टेंट है, दैट इज 235 के आसपास है। T2 नहीं पता है और M2 भी नहीं पता है। M2 क्यों नहीं पता है मेरे को, क्योंकि कुछ एयर आया बट गया नहीं, तो अंदर का एयर इंक्रीज हो गया। T2 में क्या हुआ, पहले 20 डिग्री सेल्सियस था, बट ये इस जो एयर है इसका प्रेशर कितना है, 700 क्या है यार, 500 किलो पास्कल और 70 डिग्री सेल्सियस था ना। हाँ, इसका प्रेशर 500 किलो पास्कल है, टेम्परेचर कितना है, 70 डिग्री सेल्सियस। डेफिनेटली जब
इनिशियली 20 था, जब 70 आएगा तो कुछ बीच बीच में आएगा टेम्परेचर, मेरे को नहीं मालूम, बट इतना ही नहीं रहेगा 70, तो मेरे को ये पता करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या लिख रहा हूँ, P2V2 इक्वल टू M2R T2 है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, M2 निकाल रहा हूँ, क्या होगा, ये होगा P2V2 बाई R इंटू T2 लिख सकता हूँ, ठीक है। U2 कहीं पे भी जाओ, U2 को आप क्या ही लिखोगे, पर एन आइडियल गैस CvT2। वैसे ही M1 मेरे को पता है कितना है, M1 इज 0.7 kg, CV1 कितना है, CV इंटू T1, इधर CV का वैल्यू है 0.718 क्योंकि एयर है, ठीक है। M2 मुझे नहीं पता है, M1 पता है कितना है, M1 कितना है, M1 है 0.7 kg इंटू HI है, HI क्या होता है, H इज इक्वल टू CP इंटू TI। तो अगर I है तो यहाँ पे भी सब्सक्रिप्ट I होगा, तो CP कितना है 1.005, इनिशियल टेम्परेचर कितना है TI है, ठीक है। 70 प्लस 273 करोगे इंटू 343 माइनस ये जो कंट्रोल वॉल्यूम वर्क निकाले हो कितना आ रहा था, 29.43 कुछ आया है, ये आप निकाल के रखो। इस इक्वेशन में क्या क्या पता है आपको, P2 पता है, P2 आपको पता है ना, 235 पॉइंट समथिंग है, 235.45 है, 235.45 है। V2 आपको पता है, इट इज 0.375, R आपको पता है कितना है, 0.218, राइट। R कितना होता है यार, 0.287। T2 कट जाएगा, कट गया, ये मैं जानबूझ के नहीं काटा, वो कट चुका है, ठीक है, इनडायरेक्टली कट गया, दैट्स व्हाई मैं इसको यहाँ पे लिखा। अब इस पूरे इक्वेशन में बस एक M2 अननोन है, वो आपको निकालना है, ठीक है। ऐसा ही सेट कि आप कैलकुलेशन कीजिए, क्योंकि इट विल टेक मी लॉट ऑफ टाइम, बाकी सब आपको वैल्यू पता है। तो यू विल गेट M2 इक्वल टू समथिंग 0.9989 आएगा, ठीक है। एक बार आपको M2 मिल गया तो आप क्या निकाल सकते हो, P2V2 इक्वल टू M2R इंटू T2। P2 आपको पता है 235.45 है, V2 आपको पता है 0.375 है, M2 कितना है 0.9989, R कितना है 0.287, तो आपको T2 मिल जाएगा, ये मैं नहीं किया हूँ। तो ये कितना आ रहा है, T2 आ रहा है मेरा 307.982 केल्विन आ रहा है। तो अभी तक मैं क्या क्या फाइंड किया, एक बार देखते हैं। हम लोग को फाइंड क्या क्या करना था, उसके हिसाब से हम लोग क्या क्या फाइंड कर चुके हैं। पहला फाइंड था फाइनल टेम्परेचर, जो कि था इसके अंदर कितना T2 है, ये हम लोग निकाले ना अभी, 307.98 केल्विन, ए हो गया। बी कितना है, द अमाउंट ऑफ मास दैट हैज एंटर्ड, कितना अमाउंट ऑफ मास एंटर्ड किया, M1 कितना था 0.7 kg, M2 कितना है 0.9989 kg है, ठीक है। तो कितना एंटर किया, M2 माइनस M1, तो हम लोग को पता चल जाएगा कितना एंटर किया है, 0.9989 माइनस 0.7, तो ये कितना एंटर किया है 0.2989 kg, ये आपका बी आ गया। सी है वर्क डन बाय द कंट्रोल वॉल्यूम, कितना था 29.43, हाँ 29.43 किलो जूल था, ठीक है। ए बी सी तो मैं निकाल दिया। अब एंट्रोपी जनरेशन निकालेंगे, तो
आप सोचिए इसको कैसे निकालेंगे, ठीक है। टिल देन आई विल ड्रिंक वाटर। ठीक है, अब मेरा मेन एम है ना, आपको मेरा इस क्वेश्चन को लेने का ही वो था, मेन एम था कि आपको इस ये एंट्रोपी जनरेशन निकाल के दिखाऊं, क्योंकि ये बस एक बार आया है ईएससी मेंस में, ठीक है। एंट्रोपी जनरेशन निकालना अनस्टेडी फ्लो प्रोसेस के लिए। तो मैं चाहता हूं कि आप अच्छे से सीखें इस चीज को। ठीक है, अब देखो, अपने को पता है कि जो मैं इक्वेशन लिखता हूँ, ये वाला एंट्रोपी चेंज ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम, रेट ऑफ एंट्रोपी चेंज ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम, प्लस एंट्रोपी जो भी चेंज हुआ ड्यू टू मेरे मास फ्लो रेट्स के कारण, मास के इनलेट हुआ या फिर एग्जिट हुआ उसके कारण जो भी चेंज आ रहा है, इक्वल टू एंट्रोपी चेंज ड्यू टू हीट ट्रांसफर, इसके कारण कुछ चेंज हुआ होगा, प्लस एंट्रोपी जनरेशन। ठीक है, ये तो इक्वेशन आपको पता है ना, ठीक है। दिस इज वंडरफुल इक्वेशन है भाई, इसको हमेशा याद रखना, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब इसमें इस इक्वेशन में एक चीज मेरा जीरो है, उसके सिवा और कुछ भी जीरो नहीं है। क्या जीरो है? एंट्रोपी ट्रांसफर ड्यू टू हीट, ये जीरो है बिकॉज मेरा इंसुलेटेड। अब क्या होता है ना, जो लोग ऐसे जो इस टाइप के क्वेश्चंस करके नहीं जाते, उन लोग कहीं ना कहीं मैं देखा हूँ, बिकॉज वन ऑफ माय फ्रेंड हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू मी। तो उसने ना क्या किया था, उसका आंसर नहीं आया था, डेफिनेटली क्यों नहीं आया था, ये तो सही किया ये, बट ना वो इसको भी जीरो मान लिया था। क्यों? बिकॉज उस टाइम नॉर्मली फॉर गेट एग्जाम्स के लिए सबसे पहली बात तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते नहीं है, और अगर आएंगे तो 99% रहता है कि ऐसा कुछ देता है कि स्टेडी फ्लो प्रोसेस रहता है, जिसके कारण आप ds बाई डी टी को आप जीरो मान लेते हो, राइट। तो वो भी इसको मान लिया था जीरो। जब मैं उससे पूछा क्यों जीरो माना, क्योंकि ये वाला चीज जीरो तब होता है जब ये मेरा स्टेडी फ्लो प्रोसेस रहता है, ठीक है। बट यहाँ तो हम लोग क्लियरली देख रहे हैं ना कि इट इज एन अनस्टेडी फ्लो प्रोसेस। तो वी कांट एज्यूम एनीथिंग। भाई देखो, मैं जो भी एजम्पशन लिया हूँ वो सब उसका रीजन भी लिखा हूँ, तो इसको कभी भी जीरो मत मान लेना अनस्टेडी फ्लो प्रोसेस में, राइट। तो ये चीज आप ध्यान देंगे। ठीक है, एंट्रोपी ट्रांसफर ड्यू टू हीट, उसको मैं जीरो माना क्योंकि वो कहीं ना कहीं इंसुलेटेड है, इसलिए रीजन दिया हूँ आपको मैं। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये रेट में है, सब रेट में है, तो मुझे रेट में नहीं चाहिए यार, मेरे को रेट से हटाना मेरे को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो ds बाई डी टी है इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, एस टू माइनस एस वन ds बाई डी टी आएगा, ठीक है। यहाँ चेंज इन मास फ्लो रेट डिवाइड बाई टाइम इक्वल टू एंट्रोपी जनरेशन का रेट है। अब अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं विद रेस्पेक्ट टू टाइम तो मेरा ऐसा आ जाएगा एस टू माइनस एस वन प्लस जो भी मेरा, ये इतना इजीली नहीं कटेगा, समझ रहे हो? तो ये कैसे कटेगा, ये क्या आएगा, एम आई डॉट, देखो मैं आपको अच्छे से बताया था कि ये कैसा रहता है, एम ई डॉट माइनस एम आई डॉट रहेगा, ठीक है। एग्जिट माइनस इनलेट, जब कभी भी मैं आपको ओपन सिस्टम के, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन में आपको लास्ट वीडियो में जो ओपन सिस्टम का ही कराया, उसमें मैं आपको क्लियरली प्रोसेस बताया हूँ कि जो भी मेरा मास फ्लो रेट रहता है वो हमेशा मास
एग्जिट माइनस मास इनलेट रहता है। ये एक्चुअली ये वाला जो टर्म रहता है ना वो हमेशा राइट साइड में रहता है। मैं उसको बैलेंस करने के लिए इधर लाया हूँ ताकि आउटलेट माइनस इनलेट भी हो और दूसरा दो दो साइड में रहे, दो टर्म इधर दो टर्म इसलिए। तो ये क्या रहेगा, ये डॉट में रहेगा एम ई डॉट माइनस एम आई डॉट। ठीक है, जब ये ऐसा रहेगा ना, रुको मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ यहाँ पे, एम ई डॉट माइनस एम आई डॉट है। ठीक है, इसको अभी के लिए ना डी एस बाई डी टी लगा। ठीक है भाई, एंट्रोपी जनरेशन है। तो अब क्या कर रहा हूँ ना, एस टू माइनस एस वन है, एम ई डॉट तो है नहीं, जीरो, क्योंकि क्यों जीरो है, देखो मैं यहाँ जो भी चीज लिखूंगा उसका रीजन दूंगा। एम ई डॉट क्यों जीरो है, क्योंकि मेरी पिस्टन सिलेंडर डिवाइस जो है, जो डिवाइस है उसके अंदर आ रहा है मेरा मास, एम आई आ रहा है, कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर आ रहा है, बट एग्जिट नहीं हो रहा है, इसलिए मैं उसको जीरो किया। ठीक है, माइनस एम आई डॉट है इक्वल टू एस जनरेशन एंट्रोपी जनरेशन डॉट। इतना समझ में आया ना। अब मैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम को इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो कैसे करूंगा, एस टू माइनस एस वन, ये जो एम आई डॉट है ये क्या था, डी एम बाई डी टी इक्वल टू एम आई डॉट माइनस एम ई डॉट है। तो एम आई डॉट का वैल्यू मैं यहाँ लिख रहा हूँ डी एम बाई डी टी, तब जाके ये डॉट हटा रहा हूँ। जब मैं हटाऊंगा टाइम के विद रेस्पेक्ट में तो ये डीएम बचेगा, समझे, जो पहले किए थे। तो ये क्या होगा, माइनस एम टू माइनस एम वन इक्वल टू एंट्रोपी जनरेशन। यहाँ पे ये कैपिटल एस है, तो ये क्या होगा, ऐसा कुछ होगा, एम टू एस टू माइनस एम वन एस वन माइनस एम टू प्लस एम वन। कहीं गलती की है क्या, देखिए यही गलती करता हूँ यार मैं हमेशा, दिमाग खराब लगता है मेरा। यहाँ पे क्या है, एम आई एस आई है, इसको भूल मत जाना भाई। तो माइनस एम टू एस आई एम वन एस आई इक्वल टू एंट्रोपी जनरेशन, क्योंकि ये क्या है, डी बाई डी टी ऑफ एंट्रोपी चेंज ऑफ मास फ्लो रेट। समझ में आया ना, इसको मैं और अच्छे से लिखता हूँ आगे, एम टू एस टू माइनस एम वन एस वन माइनस एम टू एस आई प्लस एम वन एस आई इक्वल टू एंट्रोपी जनरेशन। आप समझे ना भाई, एक बार पीछे एक बार फिर देख लेना, देखो मैं कुछ नहीं किया हूँ यार, कुछ भी नहीं किया हूँ, यहाँ पे बस एक चीज था, इंटू एस आई है। ये कहाँ से आया समझे ना, एम ई डॉट माइनस एम आई, ये यहाँ से आ रहा है यार। ठीक है, ठीक है, यहाँ से आ रहा है, मतलब इतना समझना कि ये जो एम एंट्रोपी चेंज जो भी हो रहा है ड्यू टू मास फ्लो रेट, एक इनलेट हो रहा है एग्जिट हो रहा है, इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि एम इनलेट में कितना आया, एंट्रोपी कुछ लेके आया होगा एम आई, और इतना अमाउंट ऑफ मास कुछ एंट्रोपी लेके आया होगा, तो वो एम आई डॉट एस आई, और अगर बाहर लेके जाता बाई चांस तो वो कुछ एम ई डॉट लेके जाता और इतना एंट्रोपी लेके जाता, बट ये नहीं है कारण, एम ई नहीं है कारण, ये हट गया। अब ये वाला जो टर्म था एम आई डॉट एस आई था, ठीक है, एम आई डॉट की जगह मैं ये लिखा हूँ डी एम बाई डी टी, ताकि मैं ना विथ रेस्पेक्ट टू टाइम करके इंटीग्रेट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, इंटीग्रेट टाइम के विथ रेस्पेक्ट में करके ये डॉट हटाऊं। मेरे को ये डॉट नहीं चाहिए, मेरे को कभी नहीं चाहिए, आई हेट, जब तक क्वेश्चन में ना पूछा हो कि आपको किलोवाट पर केल्विन में रेट, जब तक ना पूछा हो, रेट ऑफ एंट्रोपी जनरेशन ना पूछा हो, तब तक आप ये डॉट को हटाओगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको रेट नहीं पूछा है ना। देखो क्या पूछा है, एंट्रोपी जनरेशन बोला है, कहीं पे भी लिखा है क्या, इधर कहीं लिखा है क्या रेट ऑफ एंट्रोपी जनरेशन, नहीं लिखा है। जब रेट लिखेगा तब आप विद रेस्पेक्ट टू टाइम निकालोगे, ठीक है, ये बात याद रखना। ठीक है, ये इक्वेशन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, अब डेफिनेटली मैं क्या कर रहा हूँ, जो M2 है उस टर्म को एक साथ लेके आ रहा हूँ, M2 S2 माइनस एस आई माइनस M1
S1 माइनस SI इक्वल टू एंट्रोपी जनरेशन, इसमें रेट नहीं है, ठीक है। अब आगे M1 कितना था मेरा यहाँ 0.7 kg था, M2 कितना है 0.9989 kg है, ये 0.7 ही है यार, तो पीछे जाने का मन नहीं कर रहा है, बट ना मैं अब इधर आके गलती भी नहीं करना चाहता। 0.7 kg है, ठीक है। S2 माइनस SI, भाई मेरा एक चीज बताओ, ये जो मेरा कंट्रोल वॉल्यूम है इसके अंदर है क्या, एयर ही है ना। एयर के लिए आप क्या पढ़े हो व्हेनेवर एयर, जब आपका फ्लूइड रहे तो हमेशा आप दो इक्वेशन, तो ये तो किसी भी चीज के लिए TdS इज इक्वल टू DU प्लस PdV DH माइनस VdP, ठीक है, कुछ भी लगा सकते हो, मैं ये लगा दे रहा हूँ क्योंकि मुझे MCP log of T2 by T1 माइनस MR log of P2 by P1 है, ठीक है। बस M2 को मैं कॉमन ले रहा हूँ, CP log of T2 by Ti माइनस R log of P2 by Pi, सिमिलरली माइनस M1 S1 माइनस SI क्या होगा, CP log of T1 by Ti माइनस R log of P2 by Pi, ठीक है, ये लिखा मैं। अब इसमें आपको सब कुछ पता है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको पता ना हो। देखो आपको एक एक वैल्यू में दिखाऊंगा। M2 कितना है 0.9989, M1 कितना है 0.7, CP कितना है 1.005, T2 कितना है मैं निकाला हूँ, डोंट से कि सर आप T2 नहीं निकाले, ये T2 निकाल के ही रखा हूँ 307.98, 307.98 TI ये वाला TI जो इनलेट हो रहा है, ये TI से ही इनलेट हो रहा है ना, कितना है, कितना था 500 किलो पास्कल 70 डिग्री सेल्सियस, 70 70 प्लस 273 343 है ये। R आपको पता है 0.287, P2 आपको पता है P2 P P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू 235.45 था, ठीक है। PI जो इनलेट प्रेशर है वो कितना था 500 किलो पास्कल है। CP आपको पता है 1.005, T1 आपको पता है इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस था, तो कितना हो गया 293 केल्विन। TI हमेशा की तरह सेम है 343 केल्विन है। R आपको पता है 0.287। P2 क्यों लिखा भाई, P1 लिखूंगा ना, S1 माइनस SI है, R log P1 आपको पता है कितना है 235.45। इस क्वेश्चन में P2 इक्वल टू P1 है, इसलिए आप बच गए। बाई चांस अगर एग्जाम हॉल में अगर अगर ये प्रोसेस नहीं रहता तो आप फंस जाते। PI कितना है, PI है अगेन 500 किलो पास्कल। भाई आप इसको करना, सब पता है भाई, जस्ट यू हैव टू डू। एंट्रोपी जनरेशन कितना आएगा, यू विल गेट, जब आप कैलकुलेशन करोगे यू विल गेट 0.006724 कुछ आएगा, ठीक है। दिस विल बी द आंसर। अब एक चीज समझना कि इस क्वेश्चन में वेरिएशंस कैसे हो सकते हैं, क्योंकि आई थिंक ESC
कि ये सीमेंस आ रहा है, राइट। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, राइट। मैं कैसे किया इसको, मैं क्यों अलग करके लाया, क्योंकि आप अगर आप चाहोगे ना कि यार सर हम लोग ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि M2 S2 माइनस S1, आप इसमें नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि यहाँ पीछे M1 लगा है, इसका मैं क्या करूँ? तो आपको यहाँ पे ये स्टेप करना अनिवार्य था, अनिवार्य, समझ रहे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको करना बहुत जरूरी था, ठीक है। अब हम लोग का थोड़ा सा इसके वेरिएशंस में बताता हूँ कि इसके वेरिएशंस कैसे रहेंगे। ये तो मैं एक क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन हैज बीन टेकन फ्रॉम शेंगल, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में शेंगल से लिया, ठीक है। तो जब आप शेंगल के अनसॉल्व्ड देखोगे तो यू विल फाइंड लॉट ऑफ क्वेश्चंस, बट वैरायटी बहुत रहेंगे इस क्वेश्चंस में। इस क्वेश्चन में एक वैरायटी मैं आपको और दिखा सकता हूँ। इसमें क्या रहता है ना, उस क्वेश्चन में ऐसा कुछ रहेगा, कैसा रहेगा, ठीक है। एक पिस्टन लगा हुआ है, इधर से कुछ एयर आ रहा है, वही कुछ एयर लाइन होगा कुछ, या फिर हीलियम का लाइन होगा, कुछ कुछ भी हो सकता है, मेरे को नहीं मालूम, बट कुछ आएगा। बट अब इसमें मैं यहाँ पे एक पिस्टन स्प्रिंग लगा दिया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन मैं ना आई थिंक आपको कराया हूँ मेरे प्रीवियस वीडियो में, देखना आप। गेट क्वेश्चन सीरीज जब 2025 के लिए करवा रहा था मैं, आई थिंक इस टाइप का क्वेश्चन मैं कराया हूँ, मेरे को जहाँ तक का याद है। अगर आपको फिर भी अगर आपको लगे कि सर एक क्वेश्चन करवा दीजिए, तो मैं फिर से करवा दूंगा। तो इसमें क्या होगा ना, एक ही चीज चेंज होगा, बट इसमें ना मैं आपको एंट्रोपी जनरेशन निकाल के नहीं बताया, ठीक है। एक चीज बता दे रहा हूँ, इसमें मैं आपको एंट्रोपी जनरेशन निकालना नहीं बताया, बट इसमें एक ही चीज आ रहा है, यहाँ पे जो मेरा कंट्रोल वॉल्यूम वर्क है वो चेंज हो जाएगा। अभी क्या था, अभी क्या था मेरा जो मेरा प्रोसेस था वो ऐसा था, राइट, क्योंकि पिस्टन था। अब क्या हो सकता है, अब क्या होगा, जैसे स्प्रिंग लगा हुआ है, तो ये स्टेट 1 है। अब अब जो भी वर्क होगा, लीनियर स्प्रिंग लगा होगा डेफिनेटली, तो वो ऐसा जाएगा, ठीक है। अब जो भी वर्क होगा ना वो इसके अंडर होगा, राइट, कंट्रोल वॉल्यूम वर्क जो जो आप निकालोगे। सिमिलरली अगर गेट फ्रेम करना चाहे, अगर बहुत ही हार्ड बनाना चाहे गेट, तो वो क्या करेगा, वो कुछ नहीं करेगा भाई। जैसे कि हम लोग जानते थे ना, एक गेट 2021 में आया था एक क्वेश्चन, वो क्या किया था, स्प्रिंग को टिकाया नहीं था, क्योंकि उसको पता है पीके नाग में तो सब टच करके दिया है। वो क्या किया, उस पिस्टन को इधर कही स्प्रिंग को यहाँ रख दिया, इतना बीच का गैप दे दिया। अब इससे क्या हुआ कि मेरा मिक्सचर ऑफ प्रोसेस हो गया, यहाँ से 1 से 2 तक जाते तक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, क्योंकि कोई रोकने वाला नहीं है। बट 2 से 3 जहां तक वो रुकेगा, वो एक लीनियर प्रोसेस, उसमें मेरा वर्क ऐसा हो जाएगा, 1 से 2 प्रोसेस इधर, फिर 2 से 3 ऐसे, ठीक है। तो इस टाइप की चीजें हैं, ये शायद गेट 2020 है, ठीक है। तो कंट्रोल वॉल्यूम वर्क चेंज हो सकता है, अगर उसको और हार्ड बनाना रहा तो इंसुलेटेड हटा देगा भाई, इंसुलेशन हटा देगा, हीट ट्रांसफर होगा। इधर पे भी इस क्वेश्चन में हीट ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो आप देखना ये सब चीजें, देखें द प्रोसेस इज सेम, बस आपको खेलना आना चाहिए, ये सब इक्वेशंस के साथ खेलना आना चाहिए। इफ यू नो हाउ टू प्ले विद दिस इक्वेशंस, दिस this chapter is very easy, it is very interesting also, right? So we will soon meet in next lecture, and the next lecture will be the climax of the entropy series, that is we will solve only and uh, only gate क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, और गेट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे स्पेशली एक्सी ब्रांचेस का, क्योंकि उसमें जो आया है अनस्टेडी फ्लो प्रोसेस के क्वेश्चंस आए, गेट 2022 में स्पेशली बहुत ही हार्ड क्वेश्चंस आए थे। मतलब हार्ड तो नहीं बोलूंगा, उसमें
जो स्टडी फ्लो प्रोसेस के क्वेश्चंस आए थे ना, मैं आपको टरबाइन वाले क्वेश्चन नहीं कराया, आपको बहुत हार्ड वाला क्वेश्चन करा के दिखा दिया। एक क्वेश्चन आपको हार्ड वाला हीट एक्सचेंजर वाला जरूर करवाया हूँ, बट उसमें एक टरबाइन वाले क्वेश्चन आए। आपको गेट 2021 में एक क्वेश्चन दिखेगा इस टाइप का, ठीक है, यहाँ से मास आ रहा है, मास आउटलेट हो रहा है। तो ये सब क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। तो टिल देन वर्क हार्ड, ओके।